हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। सो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी पे हम लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आज की लेक्चर से हम आगे की कुछ क्लासेस फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम फोरेंसिक साइंस की डेफिनेशन देखेंगे एंड फोरेंसिक साइंस की हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो फोरेंसिक साइंस के का डेफिनेशन, हिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर हम आगे ये कंटिन्यू करेंगे फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी पे ही लेक्चर्स। ओके, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले ये इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन कि हमारा जो ऑफिशियल फर्स्ट फोरेंसिक ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगा। तो दोनों ही प्लेसेस से आप ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। सो वो स्टूडेंट्स जो फोरेंसिक साइंस पे यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हैं या वो स्टूडेंट्स जो फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट हैं वो ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फोरेंसिक साइंस के जो नॉर्मल स्टूडेंट्स, इट मीन्स जो ग्रेजुएशन मास्टर्स के हैं, वो स्टूडेंट्स भी ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको खूब सारा कंटेंट मिल जाएगा, राइट। सो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी पे लेक्चर आज की हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने से पहले हमको व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली एंथ्रोपोलॉजी क्या है। तो एंथ्रोपोलॉजी पहले हमें पता चलेगी एंड देन हमको पढ़ना है कि फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है। तो व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? सो एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी? सो एंथ्रोपोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड और ह्यूमन बीइंग। सो सिंपल सी डेफिनेशन है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। पहले एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं। सो एंथ्रोपोलॉजी इज द systematic study of humankind. द सिंपलेस्ट, ह्यूमंस के बारे में ही पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट आप ह्यूमंस के बारे में पढ़ोगे इन एंथ्रोपोलॉजी। अगर हम ओरिजिन की बात करें, अगर हम देखें कि ओरिजिन कैसे हुआ है, हमारा सब्जेक्ट जो एंथ्रोपोलॉजी है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, तो ओरिजिन हुई है ग्रीक वर्ड से। ओरिजिन किससे हुई है? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड क्या है? ग्रीक वर्ड है एंथ्रोस। फर्स्ट वर्ड है एंथ्रोस which means man, एंड सेकेंड वर्ड है लोगोस जिसका मतलब होता है स्टडी। सेकेंड वर्ड है लोगोस जिसका मीनिंग होता है स्टडी। सो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? मैन की स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमंस की स्टडी कर रहे हैं, तो वो कहलाएगी एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड, जो कि ओरिजिनेट होता है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है एंथ्रोस मीनिंग मेन, लोगोस मीन स्टडी। तो ह्यूमंस की स्टडी करना इज नथिंग बट एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग देख लिया हमने, डेफिनेशन भी देख लिया कि एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है। अब एंथ्रोपोलॉजी के गोल्स क्या हैं? अब कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी आप वर्ड लेते हो, उसके पीछे कोई एम होता है, कोई गोल होता है। इस सब्जेक्ट का गोल क्या है? इस सब्जेक्ट का गोल है टू अंडरस्टैंड द यूनिकनेस एंड डाइवर्सिटी, टू अंडरस्टैंड द यूनिकनेस एंड डाइवर्सिटी। यूनिकनेस एंड डाइवर्सिटी, इसके अलावा फंडामेंटल सिमिलैरिटीज को भी डिस्कवर करना। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज भी डिस्कवर करना है हमें, ठीक है। टू डिस्कवर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज
ओके, डाइवर्सिटी तो देख ही ली, अब सिमिलैरिटी भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल डाइवर्सिटी एंड सिमिलैरिटी दोनों देखनी होती है, यूनिकनेस भी देखनी होती है और सिमिलैरिटी भी देखनी होती है। तो सिंपल वर्ड इज एंथ्रोपोलॉजी। सो एंथ्रोपोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो जो एंथ्रोपोलॉजी है वो सिस्टमैटिक स्टडी है ह्यूमन काइंड का, जो कि ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट होता है, जिसका मतलब होता है एंथ्रोस। जो दो वर्ड्स हैं, एंथ्रोस का मतलब होता है मैन, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। इनके दो गोल्स हैं। तो पहला गोल क्या है? टू अंडरस्टैंड द यूनिकनेस एंड डाइवर्सिटी, यूनिकनेस और डाइवर्सिटी अंडरस्टैंड करना, और ये भी डिस्कवर करना कि फंडामेंटल सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की। नेक्स्ट हम बात करेंगे forensic anthropology. So forensic फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? अब एंथ्रोपोलॉजी के साथ फोरेंसिक टर्म ऐड हो गया है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? सो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल साइंसेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी and its various subfields like forensic archaeology, taphonomy and into the legal settings or in the legal issues. ठीक है, तो फोरेंसिक साइंस या फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी कभी भी आपने डेफिनेशन देखनी होती है या डिस्क्राइब करना होता है ना, तो जहाँ भी ये फोरेंसिक वर्ड ऐड हो गया, इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, चाहे आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप सारे साइंस, किसी भी साइंस की थ्योरीज, मेथड्स, मैकेनिज्म किस में लेके आ रहे हो? लीगल मैटर्स पे लेके आ रहे हो। फोरेंसिक टर्म जहाँ भी ऐड हो गया, आपने सीधे सीधे लीगल मैटर्स लगा देना है, बिकॉज आप लीगल मैटर्स के लिए ही वर्क कर रहे हो, आप जस्टिस सिस्टम के लिए ही वर्क कर रहे हो। तो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी जहाँ पे आ गया, तो मतलब फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी का जो साइंस है, एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस, और उसके सारे के सारे सब फील्ड्स को हम लीगल सेटिंग्स में यूज़ करेंगे, तब वो कहलाएगी फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तब वो क्या कहलाएगी? फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगी। तो आई विल राइट द डेफिनेशन हियर। So forensic anthropology is application of anatomical sciences, एनाटॉमिकल साइंसेज में सारे बोन्स आ जाएंगे, स्केलेटन सिस्टम आ जाएगा, सारा कुछ एनाटॉमिकल साइंसेज में आएगा। एनाटॉमिकल साइंसेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी anatomical sciences of anthropology and its various subfields okay, including forensic archaeology, भी ऐड करते हैं, फोरेंसिक टैफोनॉमी। अब ये फोरेंसिक टैफोनॉमी क्या होती है? टैफोनॉमी इन लीगल सेटिंग्स, और इनटू लीगल मैटर्स। ठीक है, तो अब ये टैफोनॉमी क्या होती है? टैफोनॉमी इज द नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। तो जब भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट नहीं, जब कभी भी कोई भी एक बायोलॉजिकल थिंग फॉसिल में क्रिएट होती है या फॉसिल बनती है, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, बट वो बायोलॉजिकल नेचर की होनी चाहिए। तो जब वो फॉसिल बनती है, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जब आप स्टडी करोगे तो वो टैफोनॉमी कहलाती है। क्या कहलाती है? वो पूरा का पूरा स्टडी क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा टैफोनॉमी। ठीक है, फोरेंसिक टैफोनॉमी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ व्हाट इज फोरेंसिक टैफोनॉमी। सो इट्स अ स्टडी ऑफ अ प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन।
सो फॉसिलाइजेशन का जो स्टडी होता है, जो स्टडी प्रोसेस होता है, जब प्रोसेस होती है फॉसिलाइजेशन की, जो प्रोसेस होती है उसकी स्टडी करना इस फॉरेंसिक टैक्सोनॉमी। अगेन फॉरेंसिक वर्ड ऐड हो गया तो उसको भी हम लीगल मैटर्स में ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फॉरेंसिक टैक्सोनॉमी हो गई। अब इसके अलावा जो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी है, जो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उसका क्या वर्क है? सो वर्क ऑफ फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट। सो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करता है? So, forensic anthropologists can assist in the identification of individual. तो forensic anthropologist assist कर सकता है investigative officer को कि किसी individual को identify कर सके। अगर कोई decomposed body मिली है, कोई unknown body का remain मिला है, जैसे कि skull मिला है या कोई bone मिला है या फिर कोई burned bone मिला है या पूरा का पूरा mutilated body मिली है, तो उस person के identification, जो उसका biological feature है, जो उसका biological profile create करते हैं forensic anthropologist। इसके अलावा बोन अगर मिली है या कोई भी ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं किसी क्राइम सीन पे या फिर किसी ऐसे प्लेस पे, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके प्रोसेसिंग के लिए जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या क्या करते हैं? सो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट असिस्ट देम, फॉरेंसिक साइंस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को असिस्ट करते हैं। So a forensic anthropologist can assist so that person can assist in the identification of किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए? इंडिविजुअल्स के, ठीक है। इंडिविजुअल्स कैसे? इंडिविजुअल्स जिनके ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं या जो बॉडी डिकम्पोज्ड है, whose remains get discovered, या फिर बॉडी डिकम्पोज्ड है, ठीक है। डिकम्पोज बॉडी के अलावा अगर बर्न, सेमी बर्न है, बर्न बॉडी मिली है या फिर कंप्लीटली म्यूटिलेटेड मिली है, कंप्लीटली म्यूटिलेटेड बॉडी मिली है और अनरिकॉग्नाइज्ड बॉडी, तो अनरिकॉग्नाइज्ड बॉडी किसके केस में मिलती है? मास डिजास्टर के केस में मिलती है, जैसे कि प्लेन क्रैश, अर्थक्वेक्स, ये सारे जब मास डिजास्टर्स होते हैं तब जो अनरिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन बॉडीज होती हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं, ठीक है। सो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ये काम होता है। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। व्हाट इज द हिस्ट्री? फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी की हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। याद रखेंगे कि हम स्पेसिफिक एंथ्रोपोलॉजी की हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। सो हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। सो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? 1939 से, ठीक है। यहाँ से टाइमलाइन यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। 1939 में क्या हुआ? जो FBI है उसने सबसे पहले पब्लिश करी गाइड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन स्केलेटल रिमेन्स। तो एंथ्रोपोलॉजी का यूज यहाँ शुरू हो गया। एंथ्रोपोलॉजी पहले ही डेवलप हो गई थी बट उसको हमने फोरेंसिक में बाद में यूज करा है, ठीक है। तो इन 1939 द FBI
The FBI published a guide. It's a guide, एक guide publish करी to the guide था to the identification of human skeletal remains. Human skeletal remains. तो ये गाइड उन्होंने पब्लिश करी, जो सबसे पहला काम था फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड में। हमने आइडेंटिफिकेशन करा स्केलेटल, ये गाइड थी जिसके थ्रू आप स्केलेटल रिमेन से ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो। ठीक है, सेकेंड क्या हुआ, 1948 में एक मिल्ड्रेड फॉर्टरर करके एक उन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी एक लेबोरेटरी। ठीक है, सो जो माइल्ड रेड फॉर्टरर थे उन्होंने एक लेबोरेटरी ऑर्गेनाइज करी थी ताकि वो डेड सोल्जर्स की बोन्स को आइडेंटिफिकेशन कर सके और उसके बाद उनकी फैमिलीज को रिटर्न कर सके। और उन्होंने क्या ऐड किया, ही एडेड न्यू स्ट्रक्चरल चार्ट्स एंड मैथमेटिकल टेबल्स टू एड द आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो थे 1948 में जो पर्सन थे, ओके, माइल्ड रेड फ्रॉटरर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ही ऑर्गेनाइज्ड अ लैबोरेटरी क्यों बनाया, टू एग्जामिन बोन एग्जामिन करने के लिए। बोन किनकी, बोन ऑफ डेड सोल्जर्स। ठीक है, वो बोन एग्जामिनेशन करते थे, उनको आइडेंटिफाई करते थे। ही यूज्ड टू एग्जामिन द बोन्स एंड identify them and return to their families. ठीक है, और उन्होंने क्या डेवलप किया, he also developed some charts and mathematical tables to aid the identification. ठीक है, तो इस टेबल और चार्ट के थ्रू इजीली आइडेंटिफिकेशन करते थे इन 1948 में। अब नेक्स्ट टाइमलाइन पे चलेंगे तो 1979 पे आएंगे। 1979 में क्या हुआ, फर्स्ट टेक्स्ट बुक लिखी गई। ओके, फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। book on forensic anthropology। पहली टेक्स्ट बुक फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की लिखी गई, किनके द्वारा लिखी गई, रिटन बाय एक थे साइंटिस्ट जिनका नाम था डेल स्टेवर्ड। डेल स्टेवर्ड, इन्होंने ही पहली बुक लिखी थी फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी पे।
इसके बाद फिर 1800s में आ जाओ। 1800s में क्या हुआ, साइंटिस्ट ने क्या यूज करा, दे बिगिन टू स्कल मेजर, दे बिगिन यूजिंग स्कल मेजरमेंट्स एंड डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स। तो स्कल मेजर करने लगे, अदर बॉडी बोन्स, अदर बॉडीली बोन्स मेजर करने लगे और आइडेंटिफिकेशन करने लगे, मेल फीमेल आइडेंटिफिकेशन करने लगे, एज आइडेंटिफिकेशन करने लगे और फिर पूरा का पूरा आइडेंटिफिकेशन फुल फ्लेज शुरू हो गया। सो 1800 से ही शुरू हुआ सब। 1800 में जो डिफरेंट साइंटिस्ट से, जो अलग अलग साइंटिस्ट से थे, उन्होंने क्या किया, they began using skull measurement यूज करना शुरू किया टू डिफरेंशिएट among individuals। टू डिफरेंशिएट, अलग अलग इंडिविजुअल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। और क्या डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंशिएट बिटवीन, किन के बीच डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप, मेल एंड फीमेल, मेल फीमेल एनाटॉमी, मेल फीमेल एनाटॉमी देखने लगे और फॉर्मेशन ऑफ एजिंग एंड फ्यूजिंग ऑफ बोन्स। एजिंग एंड फ्यूजिंग ऑफ बोन्स। तो बोन्स कैसे फ्यूज हो रही है, कैसे कैसे फ्यूज हो रही हैं, क्या एज हो सकती है जब ये बोन्स फ्यूज हो रही हैं और सूचर्स फ्यूज हो रहे हैं, ये सारा उन्होंने these things were used to started। तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी 1800s में। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीक़ों से आइडेंटिफिकेशन शुरू कर दिया था। इसके बाद 1932 में FBI ने अनाउंस किया कि वो लैब ओपन कर रहे हैं, दैट दे आर ओपनिंग द फर्स्ट क्राइम लैब। एंड उन्होंने फिर क्राइम लैब ओपन किया और उसके बाद फिर वहाँ भी फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करी जाने लगी। ठीक है, तो ये यहाँ हम लिख देते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट टाइमलाइन क्या है, 1932 में क्या हुआ, FBI अनाउंस्ड the opening FBI announced the opening of its first crime lab and Smith-Simon becomes the working partner. Becomes the working partner. So that guy became the working partner and he added the identification through human remains, and he added the identification through human remains. Okay, so after that what happened in 1939? So William Krogman published the Guide to Identification of Human Skeletal Remains. So William Krogman published the Guide to
The Guide to Identification identification of human skeletal remains. और ये गाइड से what they used to do, remains of soldiers killed during World War II the soldiers killed during World War II were identified using anthropologic techniques. Identified using anthropologic techniques. तो ये सारे यूजेस होने लगे। तो 1932 में एफबीआई ने अनाउंस कर दिया कि वो क्राइम लैब ओपन कर रहे हैं। 1939 में जो विलियम क्रॉगमैन थे, इन्होंने काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन करा था फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में। तो ठीक है, विलियम क्रॉगमैन ने क्या करी, एक गाइड पब्लिश करी जो कि गाइड थी ह्यूमन स्केलेटल आइडेंटिफिकेशन की, कि स्केलेटन रिमेन से आप किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो। तो वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, जो सोल्जर्स थे वो बहुत बुरी तरीके से मारे गए थे, तो आइडेंटिफिकेशन करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्निक्स यूज़ करके वो जो सारे सोल्जर्स थे उनको आइडेंटिफाई किया जाने लगा। तो ये थी हिस्ट्री। हिस्ट्री के अलावा फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन हमने देख ली है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट दैट थिंग बिलो सो वी कैन एड्रेस दैट डाउट। सो लेट्स रिवाइज इट। सो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी जाने से पहले आपको फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी एक सिस्टमैटिक स्टडी है ह्यूमन काइंड की, जो कि ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट होता है। एंथ्रोस का मीनिंग होता है मैन एंड लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी। इस एंथ्रोपोलॉजी का गोल है टू अंडरस्टैंड द यूनिकनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन काइंड and they can discover fundamental similarities as well। तो fundamental similarities भी देखनी है, यूनिक कितना है और डाइवर्स कितना है ये देखना है। फिर हमने फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी। तो फोरेंसिक में हमने एंथ्रोपोलॉजी ऐड करी कि एंथ्रोपोलॉजी को हमने कैसे फोरेंसिक में ऐड किया। हम लीगल मैटर्स में आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस करने लगे विद द हेल्प ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की जो स्टडी है, टेक्निक्स है, उसकी सब फील्ड्स है, जैसे कि फोरेंसिक आर्कियोलॉजी, जैसे कि फोरेंसिक टैफोनॉमी। टैफोनॉमी का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, जब कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ फॉसिल में कन्वर्ट होती है, सो दैट इज़ टैफोनॉमी। और जब हम ये सारी चीज़ों को लीगल मैटर्स में यूज़ करेंगे, लीगल सेटिंग्स में यूज़ करेंगे, तो वो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का क्या काम होता है कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को हेल्प करना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो अगर कोई ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं, अगर डिकम्पोज्ड बॉडी है, बर्न्ड बॉडी है, म्यूटिलेटेड बॉडी है, या फिर रिकॉग्नाइज ही नहीं करी जा रही है, जैसे कि मास डिजास्टर में होता है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करना थ्रू वेरियस बॉडीली रिमेन्स। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ी थी हिस्ट्री ऑफ फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। तो हिस्ट्री ऑफ फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट होती है इन 1939। एफबीआई ने गाइड पब्लिश करी कि स्केलेटल रिमेन से कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है। फिर 1948 में जो मिड रेड फ्रॉटर थे, उन्होंने एक लैबोरेटरी ऑर्गेनाइज करी, जिसमें उन्होंने क्या किया, जो डेड बॉडीज़ थी सोल्जर्स की, जो आइडेंटिफाई नहीं करी जाती थी, वो आइडेंटिफिकेशन करते थे और उनकी फैमिलीज़ को वापस दे देते थे। और उन्होंने क्या किया, अलग अलग चार्ट्स प्रिपेयर करे, मैथमेटिकल टेबल्स और फार्मूलाज बनाए, जिससे कि आइडेंटिफिकेशन ईजी हो सके। इसके बाद क्या हुआ, 1979 में फर्स्ट टेक्स्ट बुक पब्लिश हुई फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी पे, जो कि किन्होंने लिखी थी, डेल स्टेवर्ट ने। फिर 1800s में बहुत सारी टेक्निक्स आ गई, मतलब बहुत सारी टेक्निक्स नहीं आई, बट अलग अलग साइंटिस्ट ने स्कल मेजरमेंट करना शुरू करा, ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन शुरू हुआ, मेल फीमेल में डिफरेंशिएशन, उनकी एनाटॉमी में डिफरेंस ये देखना शुरू हुआ, एजिंग और फ्यूजिंग ऑफ बोन्स का आइडेंटिफिकेशन शुरू हो गया था 1800s में।
फिर 1932 में FBI ने क्राइम लैब बनाया और जो स्मिथ थे, उन्होंने क्या किया, वो वर्किंग पार्टनर थे और उन्होंने ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन शुरू किया। तो ऐसा होता है ना कि जब कोई एक साइंटिस्ट किसी एक चीज़ में काम करना शुरू करता है तो उसी टाइम के सारे साइंटिस्ट उस पर ही काम करते हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन थ्रू ह्यूमन रिमेन्स या फिर बोन्स से। तो फिर बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें लग गए। फिर 1939 में जो विलियम क्रॉगमैन थे, उन्होंने सक्सेसफुली फुल फ्लेज्ड गाइड पब्लिश करा कि ह्यूमन स्केलेटल रिमेन्स से, नॉट ओनली ह्यूमन रिमेन्स ओनली, सिर्फ ह्यूमन रिमेन्स से नहीं, ह्यूमन की स्केलेटल रिमेन्स से आप कैसे आइडेंटिफिकेशन करोगे। तो वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ही एक्सटेंसिवली हमने फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की टेक्निक यूज़ करी थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यही ही पढ़ने वाले थे, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं। इट विल बूस्ट माई कॉन्फिडेंस एंड थैंक यू सो मच. Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. See you in the next video. So till then, bye. Take care.